हाय गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी, सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। और गाइस, माफ़ी चाहूँगा, मेरी पिछले 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी। और ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ना, हमें पढ़ाई करनी है। तो साइंस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए डाल रहा हूँ। और ये जो क्लास है ये आपकी रोज डेली 11 AM पे लाइव होती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात है कि ऑलिव बोर्ड ने अपना IBPS RRB PO और क्लर्क का महा प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। ये लॉन्च ऑफर में आप ले सकते हैं इस बैच को और ज़्यादा 5% डिस्काउंट के साथ, 45% डिस्काउंट के साथ, अगर आप कोड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सौरभ। सारी डिटेल आपके सामने है, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं बैचेस में क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं। उसी तरह से आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंबाइंड बैच आपका 3 बेहतरीन फैकल्टी ऑली बोर्ड के लॉन्च किए हैं, आदित्य सर, लोकेश सर और राधे सर। जहां पे सौरभ कोड का इस्तेमाल करके आप 45% डिस्काउंट लेके 1374 में ये शानदार टारगेट बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोड इस्तेमाल करना है सौरभ। और सारे मॉक्स, सारे बैंकिंग के मॉक्स, सारे रेलवे के मॉक्स, सब में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव डिस्काउंट है वो आप ले सकते हैं सौरभ कोड का इस्तेमाल करके। साइंस बाई सौरभ सर ये ऐसा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इन सारी क्लासेस की PDF मिलती है। आप मेरे से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलिव बोर्ड SSC, ये ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल SSC टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ऑलिव बोर्ड से कनेक्ट रहने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। कुछ सवाल, शानदार सवालों का रिवीजन करते हैं अपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कंप्लीट साइंस में आपको 25 में 25 लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेट ऑफ ह्यूमन लीवर? मानव यकृति के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो मानव यकृति होता है उसका वजन जो होता है वो होता है 1.50 kg, है ना। लगभग लगभग आपका 1.4 से लेकर के 1.65 यहाँ तक का जो आपका अगर रेंज है, ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे कम वाला नहीं होगा, इससे ज़्यादा वाला आंसर नहीं होगा। इसी रेंज में अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आपको वही ऑप्शन टिक लगाना है हमेशा, ठीक है। ये आपका ह्यूमन लीवर, मानव यकृति का वजन होता है। अगला सवाल है, पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, अग्नाशयी रस का पीएच कितना होता है? अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। जो पीएच मान होता है अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस का, ये स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। हल्का सा क्या होता है, क्षारीय होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये कितना होता है आपका, क्षारीय होता है। कितना होता है? करीब करीब 7.5 से 8.5 के बीच में होता है ना। ये तो दोनों आपके एसिडिक हो गए, 6.7 से 6.9 और 4.5 से 5.5, ये तो आपके क्या हो गए, एसिडिक हो गए। दो ही ऑप्शन है। ये स्लाइटली बेसिक होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो कि थोड़ा सा बेसिक है आपका, ठीक है। और अगर बात करें पैंक्रियाटिक जूस, तो करीब आपका 600 से 800 ml, ये एक हेल्दी पुरुष में प्रतिदिन आपका, हर दिन ये आपका श्रावण इसका करता है पैंक्रियाज, ठीक है। अग्नाशय हमारा इसका श्रावण करता है 600 से 800 ml का। फिर अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिवेंट अस फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया? अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन हमें हाइपरग्लाइसीमिया से बचाता है ना। हाइपरग्लाइकेमिया से बचाता है, ग्लाइसीमिया नहीं, ग्लाइकेमिया इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइकेमिया से बचाता है। हाइपरग्लाइकेमिया का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना, ये कहलाती है कंडीशन हाइपरग्लाइकेमिया। ग्लूकोज का जो स्तर होता है, जो लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो हमारा शरीर में एक आपकी ग्रंथि है, ठीक है, एक हमारी ग्रंथि है जो कि एक हार्मोन का स्रावण करती है, इंसुलिन। कौन सी होती है? वो मिश्रित ग्रंथि होती है, पैंक्रियाज, जिसके बारे में अभी बात किया। तो पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, और जो उसका अंतःस्रावी पार्ट है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, वहां से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज से ये हार्मोन निकलता है, जो कि बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को घटाने का काम करता है। बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को घटाने का काम कौन करता है? ये पैंक्रियास करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करके, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ग्लूकागन एक हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। और एक जो बीमारी होती है हाइपोग्लाइसीमिया,
ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया से हमें बचाने का काम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया से हमें बचाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में घट जाना, ये कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और हमें हाइपोग्लाइसीमिया से कौन बचाता है? ग्लूकागन हार्मोन बचाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सारे हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? आपके पैंक्रियाज से निकला करते हैं। अगला है द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड पर डे फ्रॉम मैन स्टमक इज अबाउट। मनुष्य के पेट से प्रतिदिन स्त्रावित जठर रस की मात्रा लगभग कितनी होती है? जठर रस यानी कि जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं उनकी मात्रा आपकी कितनी होती है, ये बताना है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? ये भी आपका पाचन में, डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। डाइजेशन में ये भी मदद करते हैं। और जो इनका श्रावण होता है वो होता है करीब 1.2 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, ठीक है। सारे ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये वाले जो सवाल करा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके। रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन। रेटिनॉल विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल आपका जो विटामिन होता है वो, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो हो जाएगा विटामिन डी। जो आपका विटामिन ए, माफ करिएगा। और जो विटामिन डी है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई जो होता है इसका नाम आप सभी को पता ही है, टोकोफेरॉल, कई बार आपने पढ़ा है। और सी का जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड आपका होता है। इसी तरह से और भी कुछ इनको नाम दिए गए हैं, जैसे आपका कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी, इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से जो टोकोफेरॉल है इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। उसी तरह से आपका जो है इसी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी को एक और याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें बता रहा हूं सारी याद रखिएगा। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह विटामिन ए जो होता है इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ पे ये विटामिन पाया जाता है, स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है? तो जो आपका जैसे हो गया कैरेट, ठीक है। क्या होता है आपका? कैरेट यानी कि गाजर जो होती है, गाजर में ये विटामिन आपका भर भर के पाया जाता है। उसी तरह से जैसे ब्रोकली हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गया, उसमें भी आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी जगह है जहां पे विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल है पोटैटो इज द सोर्स ऑफ विच विटामिन। अगला है आलू किस विटामिन का स्रोत होता है, ठीक है। तो जो आपका आलू है ना, आलू आलू ये बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस चीज में विटामिन सी पाया जाता है? तो जैसे ग्रेप्स हो गया, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूं तो गुआवा यानी कि अमरूद हो गया, ठीक है, उसमें भी ये विटामिन पाया जाता है। टोमेटो, टमाटर हो गया, उसमें भी ये विटामिन पाया जाता है। कीवी, कीवी एक फ्रूट होता है, उसमें भी ये विटामिन पाया जाता है। तो इनको भी याद रखिएगा, ये सारे भी इंपॉर्टेंट आपके नाम है जिनको आपको याद रखना है। स्पेशली गुआवा, आलू, ये सब याद रखना, इनमें विटामिन सी आपका पाया जाता है। अगला सवाल है हु इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी अ विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्कर्वी विकसित होने के लिए सबसे अधिक संभावना किस विटामिन सी की कमी के कारण होती है? सॉरी, स्कर्वी जो कि विटामिन सी के कारण होने वाला रोग है, सबसे अधिक संभावना किसे होती है इस रोग को होने का? एक गर्भवती महिला को, एक कुपोषित बच्चे को, एक लंबे समय से शराबी को, या खाने के विकार वाला व्यक्ति, किसको प्रॉब्लम होती है? तो जो लंबे समय का एल्कोहलिक होता है ना, जो एक लंबे समय का शराबी होता है, ठीक है, और या तो आपका स्मोकर होता है, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकर यानी जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, या जो बहुत लंबे समय से शराबी होते हैं, उनमें आपका जो विटामिन सी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए उनको विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है, जो जिसे हम स्कर्वी डिसीज के नाम से जानते हैं, वो रोग उन्हें होने का वहां पे खतरा होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ा जाए। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार लाइक जरूर करेंगे ना सभी मेरे भाई। और गाइज इन सारी वीडियो में आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको सेशन में मजा आता है कि नहीं, और आप किस तरह का और चीजें पढ़ना चाहते हैं साइंस में, वो भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जल्दी ही मैं एक थ्योरी क्लास आपकी लेके आऊंगा साइंस की, और एक थ्योरी बैच भी आप सभी के लिए लाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं सभी मेरे भाई। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है? इन विच फॉर्म ग्लूकोज स्टोर्ड इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में किस रूप में ग्लूकोज जमा होता है? इंसुलिन के रूप में, ग्लाइकोजन या शर्करा, या ग्लूकोज के रूप में, या वसा फैट के रूप में, किस रूप में होता है? तो जो हमारा आपका ऊर्जा है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन, ठीक है। तो जैसे फूड जो पहले होता है ना, फूड भोजन, वहां से क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज मिला करता है। क्या मिलता है फूड से? जब वो टूट जाता है, उसका पाचन हो जाता है, तो हमें ग्लूकोज मिलता है। बाद में ये ग्लूकोज जब हमें इसकी जरूरत नहीं होती तो ये परिवर्तित होता जाता है ग्लाइकोजन से,
किसमें? जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है जब हमारे शरीर को उस वक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी तो ये ग्लाइकोजन हमें क्या देता है, आपका लेटर में मतलब बाद में हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो बाद में हमें इसी ग्लाइकोजन से ऊर्जा भी मिला करती है। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और साम्य बनाए रखने को नियंत्रित करता है ना? ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ, डाइनसेफेलॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम? कौन सा ऐसा मस्तिष्क का भाग है जो कि पोस्चर, बैलेंस यानी संतुलन वगैरह, जैसे आप बैठते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, जो भी सारे वॉलंटरी काम है, आसन, संतुलन, साम्य, ये सारी चीजें क्या है? वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि ये आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे कहलाते हैं वॉलंटरी एक्शन, यानी आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना मन चाहेगा तो आप अपना हाथ हिलाओगे, आपका मन नहीं करेगा तो आप अपना हाथ नहीं हिलाओगे। आपके चलने का तरीका क्या है, उठने बैठने का तरीका, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आसन, संतुलन और साम्य बनाने का काम करता कौन है? वॉलंटरी एक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? एक नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है आपका? सेरिबेलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सेरिबेलम आपका आंसर होगा। ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? यहाँ पे देखिए, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला कहलाता है हिंड ब्रेन। याद रखेंगे, ये वाला भाग कहलाता है हिंड ब्रेन। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, जिसके 3 भाग हैं। एक भाग कहलाता है मेडुला, एक भाग कहलाता है मेडुला, एक भाग कहलाता है पॉन्स, और एक भाग जो आपका कहलाता है वो कहलाता है, वो कहलाता है क्या आपका? सेरिब्रम, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सवाल। याद रखिएगा, ठीक है, और 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा मुझे, 1 सेकेंड का, और फिर इसके बाद अपन चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक तरह की और है जो मेडुला वाला भाग है ना भाई, मेडुला वाला भाग को याद रखिएगा, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि जिन सारी चीजों में आपका कोई जोर नहीं होता, जिन सारी चीजों में आपका कोई भी जोर नहीं होता। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके धड़कन का धड़कना, आपका जो हार्ट चलता रहता है ना, उन सारी चीजों का, कि आपकी धड़कन का धड़कना हो गया, आपका मतलब मस्तिष्क का काम, आपके शरीर के आंतरिक अंग जो है उनका जिस भी तरह का काम चलता रहता है, वो सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना रेस्पिरेशन, श्वसन नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, है ना? तो वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है मेरे भाई? सारी चीजें आपका मेडुला वाला भाग करता है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां फेफड़े के बीच मौजूद होती हैं? तो वो कहलाती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच में आपकी मौजूद होती है। बाकी ये पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, तीनों की तीनों ग्रंथियां, ये तीनों की तीनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। जो पिनियल ग्लैंड है ना, पिनियल ग्लैंड है जो आपकी पिनियल ग्रंथि, ये आपकी स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपकी होती है शरीर की, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी होती है पिनियल ग्रंथि। क्लियर है? याद रखिएगा सभी लोग, बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, अगले सवाल से पहले यहाँ पे नजर डाल लीजिए, ये है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, आपके कहाँ है? ये आपका फेफड़ा वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो तो ये आपका बीच में ये कहलाती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, इससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन किस में मदद करता है? टी लिम्फोसाइट सेल बनाने में, टी लिम्फोसाइट
कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो कि WBC कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। यानी जो थाइमस ग्रंथि है वो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करने के लिए थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करता है। छाती गुहा में पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में बीच में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वयस्कता के बाद ये आपका डिसअपियर हो जाता है आफ्टर आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी यानी जब आप वयस्क हो जाते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी दिस ग्लैंड डिसअपियर। दिस ग्लैंड, यह ग्रंथि क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। आपके शरीर में ये ग्रंथि धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है, लंग्स, हार्ट, किडनी या लीवर। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है, तो गाइज याद रखेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ जो ब्लड होता है वो होता है किडनी में, ठीक है। लंग्स जो होता है ना, वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, क्या करता है, सॉरी, ऑक्सीजनेट करने का काम करता है, मतलब, है ना। लंग्स जो होता है उसको क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीजिनेट करता है। ऑक्सीजिनेट मतलब उसमें ऑक्सीजन भरने का काम करता है। जो लंग्स, जो दिल होता है ना, ये इसको पंप करता है, शरीर के अलग अलग भाग में पंप करके पहुंचाता है। आपके शरीर में जितना भी अंग है ना, शरीर के भाग में पहुंचाने का काम करता है, भाग में ट्रांसफर करता है आपका रक्त को, ठीक है। लेकिन शुद्ध कौन करता है, आपका जो आपका गुर्दे होते हैं ना, ये शुद्ध करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। जैसे अगर देखें तो ये आपका किडनी हो गया, पूरा सामने सभी को दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण चलता है, ठीक है। और किडनी के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दो ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रंथि के रूप में, ऊपर में पीले रंग का, यहाँ पे फोटो में इधर तरफ भी है। ये जो होता है ना, ये आपका कहलाता है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड है, जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, त्रिभुज के आकार का, है ना, किडनी के ऊपर आपको इस वीडियो में, वो कहलाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है मेरे भाई, यही आपका क्या श्रावण करती है, एड्रिनलिन हार्मोन का श्रावण करती है। एड्रिनलिन हार्मोन का श्रावण यही ग्रंथि करती है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। साथ में इसी को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 3F हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई। निम्नलिखित में से किस नेत्र विकार को आलसी आंख के रूप में जाना जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया या एम्ब्लायोपिया। कौन सा आपका ऐसा विकार है जो कि लेजी आई के नाम से जाना जाता है, तो ये कहलाता है एम्ब्लायोपिया, जिसमें आपका जैसे एक आंख सामने देख रही है तो दूसरी आंख लगेगा इधर देख रही है, ठीक है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला हालचाल रहता है, तो ये कहलाती है कंडीशन, कौन सी, एम्ब्लायोपिया की कंडीशन कहलाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, which of the following parts of the human body releases carbon dioxide brought in by the blood from the rest of the body। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त द्वारा शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो ये कौन होता है, मानव शरीर का कौन सा अंग ऐसा होता है जो रक्त द्वारा शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाके उस अंग को देता है, और वो अंग आपका शरीर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो ये काम होता है वायु कोशिकाओं का, किनका, जो वायु कोशिका आपके मौजूद होती हैं, एल्वियोलाइज मौजूद होती हैं, वो ये काम करती हैं। जैसे आपका ये फेफड़ा है ना, ये फेफड़ा है, इसमें ऐसे छोटे 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 ऐसे समझ लीजिए बल्ब लगे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, लगभग लगभग 500 मिलियन के करीब आपके बल्ब यहाँ पे लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, एल्वियोलाई कहते हैं। तो 500 मिलियन आपकी क्या होती हैं, मिलियन आपका एल्वियोलाई आपके शरीर में है, एल्वियोलाई, है ना, 500 मिलियन के करीब औसतन। और यहाँ पे अगर हम इस एल्वोलाई को बड़ी करके देखें तो ये देखिए एल्वोलाई है, ये छोटी छोटी, इन्हीं में क्या है, ये देखिए ये आपकी नसें हैं, क्या है, ये वीन्स हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे जो ब्लड ला रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, आपका एल्वियोलाइज में चला जाता है, और वो फिर आप कहाँ निकाल देते हो, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हो। इसी तरह जब आप अंदर सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई से बाहर निकल करके आपके नसों में मिल करके, खून में मिल के आपके शरीर के अलग अलग भाग में पहुंचता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपका एल्वियोलाई करता है। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो छोटी कोशिका स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका कहलाती है। जो आपका ओवम सेल होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका। और जो मानव शरीर की नर्व कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल आपकी होती है, सबसे लंबी सेल, है ना।
यहाँ पे नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन है, श्वेत रक्त कणिकाओं को या श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट, किस रूप में जाना जाता है? तो इनको ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। एरिथ्रोसाइट जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आपकी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। ल्यूकोसाइट जो होता है ये WBC होता है, अभी अभी बताया। और जो थ्रोम्बोसाइट होता है ये ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि हमारा रक्त 3 चीजों से बना है, हमारा जो ब्लड है वो 3 चीजों से बना है, RBC, WBC और प्लेटलेट से। तो जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हैव हाउ मेनी लोब्स इन द राइट लंग, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं गाइस? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और बाएं वाले फेफड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दायां पूछा है, लेफ्ट में 2 होते हैं और दाएं में 3। ये देखिए दाएं में 1, 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे 1 है आपका और यहाँ पे आपका दूसरा है, ठीक है। इंफीरियर और सुपीरियर केवल लेफ्ट में, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर ये आपका राइट वाले लंग में होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ अ मैन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों की गिनती नहीं पूछा है, जोड़े पूछा है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में एक तरफ में अगर बात करें मनुष्य के शरीर में, तो एक तरफ में आपकी 12 पसलियां होती हैं, ठीक है। और उसी तरह से दूसरी तरफ भी 12 पसलियां आपकी होती हैं। तो 12 इधर 12 इधर, तो जो जोड़ा होता है 12। अगर आपसे कुल पसलियों की संख्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ रिब्स अगर पूछे, टोटल नंबर ऑफ रिब्स अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा 24। क्या होगा आंसर तब? 24 आपको आंसर वहां पे लगाना है, ठीक है। अगला सवाल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई, 5 साम्राज्य वर्गीकरण किसने दिया था? ये आपको बताना है, ठीक है। 5 साम्राज्य वर्गीकरण किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये दिया था RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने, 5 साम्राज्य वर्गीकरण। जो अर्नेस्ट हैकल है इन्होंने आपका 3 साम्राज्य वर्गीकरण, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। क्या दिया था? RH विटेकर आंसर है। अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट जो थे इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था, ठीक है। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था। कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया था। कोपलैंड इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था, ये भी याद रखना है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। कार्ल लिनियस जो है ना, इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के पिता के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी, वर्गीकी के पिता के रूप में भी आपको जाना जाता है लिनियस को, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जब वर्गीकरण किया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने 5 साम्राज्य वर्गीकरण दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटे। ये आपके 5 साम्राज्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने जीव जंतुओं को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा। प्रोकैरियोटिक उनके पास जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट जिनके पास था, सबको उठा के मोनेरा किंगडम में रख दिया। और जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था उनको डाल दिया यूकैरियोटिक में, और इसके बाद उनका वर्गीकरण किया गया। तो ये आपके 5 साम्राज्य होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंजाई और एनिमेलिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई, जल किसके द्वारा अवशोषित होता है? जल किसके द्वारा अवशोषित आपका होता है, ठीक है। अगला सवाल है, रूट कैप, रूट एपेक्स, रूट हेयर या किसके कारण? तो जल जो होता है वो आपका किसके द्वारा अवशोषित होता है? जैसे कि अगर जड़ों को देखा जाए तो इनमें क्या है, रूट हेयर्स होती हैं, जड़ की बालें हुआ करती हैं, रूट आपकी हेयर्स होती हैं, ठीक है। उनके कारण आपका अवशोषित होता है। जैसे देखो यहाँ से आपकी ये निकली है ना ये रूट्स, तो ये क्या है, ये मिट्टी में गई हैं, यही क्या करती हैं, यही आपका जो जल होता है ना उसमें, उसी को क्या करती हैं, ये आपका वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्ब होता है। टैप रूट ऐसी रूट को कहते हैं जहाँ पे एक मुख्य मुख्य जड़ होती है, और फाइब्रस रूट ऐसे रूट को कहते हैं जहाँ पे सारी जड़ें, कोई मुख्य जड़ नहीं होती इसमें, फाइब्रस फाइब्रस रूट के प्रकार में, और सारी ही जो है एक प्रकार की आपकी जड़ें होती हैं जो कि पानी आपका सोखती हैं, ठीक है। लेकिन जो टैप रूट होता है उसमें क्या होता है, आपका एक मुख्य जड़ हुआ करती है उसमें, है ना, एक मुख्य जड़ आपकी होती है। व्हाट इज द शेप ऑफ पैंक्रियाज? अगला सवाल है, अग्नाशय का आकार क्या होता है? 20वां सवाल, अग्नाशय का आकार क्या होता है? तो अग्नाशय का जो आकार होता है वो एक पत्ता की आकार का होती है। किस आकार की होती है? लीफ, पत्ती के आकार की होती है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज जो कि आपकी मिश्रित ग्रंथि है एक प्रकार की। कैसी है ये आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित
ग्रंथि ये होती है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड है। एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी आपकी कहलाती है, ठीक है। ये देखिए, अगर इसका आकार आप देखेंगे तो ये पत्ती के आकार की ये ग्रंथि होती है। ये देखो आप, पत्ती के आकार की ये आपकी एक ग्रंथि होती है, ठीक है, अग्नाशय, तो इसको पत्ती का आकार दिया गया है। एंडोक्राइन वाला भाग केवल 1% होता है अग्नाशय में, और 99% एक्सोक्राइन वाला भाग होता है। और एंडोक्राइन वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से एंडोक्राइन वाला भाग जाना जाता है। अंतःस्रावी वाला भाग का नाम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अगला है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हड्डियां तो पता है 206 होती हैं सभी को, हड्डियों तो सबको पता है, लेकिन 640 आपकी मांसपेशियां होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल हड्डियां कितनी होती है एक वयस्क पुरुष में, तो वो 206 होती हैं, ठीक है। तो हड्डियां 206, मांसपेशियां जो आपका शरीर को पूरा निर्माण करती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो आपकी कुल 640 के बराबर होती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 640। अगला है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स। अब आईवीए श्वसन में शर्करा का अधूरे विघटन से क्या बनता है? ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म। अब आईवीए श्वसन में शर्करा के अधूरे विघटन से आपका क्या बना करता है, ये आपको सवाल में बताना है। फ्रक्टोज एंड वाटर, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना करता है? तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना करता है ग्लूकोज के अधूरे विघटन से, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जब वायवीय श्वसन कहते हैं, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, तो वहां पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा ज्यादा बना करती है। कितनी बनती है? 36 एटीपी, ये आपकी ऊर्जा यहां से निकलती है। लेकिन जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन जब आपका होता है, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती, तो वहां पे अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही कम ऊर्जा वहां पे निकलती है, केवल 2 एटीपी, केवल यहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा आपकी निकला करती है, ठीक है, बहुत ही कम ऊर्जा आपकी निकलती है। क्लियर है? अगला सवाल, गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय। सुजाक एक यौन संचारित रोग है जो किसके कारण होता है? विब्रियो, लेप्टोस्पाइरा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, या निसीरिया गोनोरिया, किसके कारण होता है? गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, वो किसके कारण होती है? तो गोनोरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। पहली चीज तो ये, क्या किससे होता है? ये आपका जीवाणु से होने वाला ये रोग होता है गोनोरिया, ठीक है। अच्छा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, और इसका जो नाम है बैक्टीरिया का, वो निसीरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया होती है ना, निसीरिया नाम की बैक्टीरिया होती है। और जो ये ट्रेपोनेमा पैलिडम है ना, इससे सिफिलिस रोग होता है। कौन सा होता है? सिफिलिस। ये भी आपका क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। ये भी आपका यौन संबंध से फैलता है, ठीक है। ये भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, अगर यौन संबंध प्रोटेक्टेड नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, ये गोनोरिया में होता क्या है? अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके वजाइना से कुछ ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है, ठीक है, योनि से ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है, और एब्डोमिनल पेन होता है, और इंटरकोर्स यानी सेक्स करते समय भी उनको काफी ज्यादा पेन वहां पे महसूस होता है। पुरुष में क्या होता है? उनका किडनी इफेक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है जब उनका यूरिनेशन करते हैं, मतलब मूत्र जब निकलता है उनके शरीर से, तो उनको जलन महसूस होती है, और जो जलन उनको पेनाइल एरिया में महसूस महसूस होती है, ठीक है। और उसी तरह से उनके पेनिस से भी कुछ तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये होता है गोनोरिया रोग में। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में, टाइफाइड भी जो है ना, ये आपका, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो टाइफाइड है, ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम की एक बैक्टीरिया होती है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, इस नाम की एक बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जिससे कि आपका टाइफाइड रोग होता है। और ये आपके एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नली को प्रभावित करता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में सारी चीजें आ जाती हैं ना, जहां जहां से भोजन आपका जाता है ना, जैसे कि मेनली फूड पाइप हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, मेनली अल्सर वहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छाले हो जाते हैं,
ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग आपका प्रभावित होता है। ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, अल्सर यानी कि छाले, अल्सर यानी कि आपके छाले वहां पे होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री के नाम। अगला सवाल, आखिरी सवाल, रूट रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। मूलांकुर के अलावा पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? फाइब्रस, एडवेंटिशियस, एपिकैलियस या एपिफाइलस, एपिफाइलस कौन सी जड़ें होती हैं? रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, उन्हें हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अगर हम बात करें ना, तो जो आपका बीज है, अगर कोई बीज है ना, उसमें दो भाग होता है, एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। देखिए ये वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये कहलाता है रेडिकल भाग, जिससे आपकी जड़ें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रूट, ये नीचे की तरफ जाता है, आपकी जड़ निकला करती है। और इसी तरह प्लीम्यूल वाला भाग होता है, ये देखिए इसमें पत्तियां हैं, ये आपका क्या बनाता है? सूट सिस्टम बनाता है, यानी कि ऊपर वाला भाग। ये क्या बनाता है? पौधे का सूट सिस्टम, यानी कि जो पौधा ऊपर का भाग है ना, ऊपर वाला, वो देखो, ये देखो कॉटिलीडन है ना, ये नीचे एक भाग जा रहा है, ये नीचे भाग जा रहा है, ये वाला भाग कहाँ से आया होगा? आपका रेडिकल से। उसी तरह देखो, ये पौधा उठ के ऊपर जा रहा है ना, तो ये आपका क्या है? प्लीम्यूल वाला भाग है। ठीक है, ये प्लीम्यूल, जो बीज का प्लीम्यूल वाला भाग होता है, वो सूट सिस्टम बनाता है पौधे का, और जो रूट सिस्टम होता है वो रेडिकल वाला भाग बनाता है। ठीक है, किसी भी बीज का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे खत्म होती है आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का क्लर्क का महा प्रैक्टिस बैच लॉन्च है। आप लॉन्च ऑफर में यहाँ पे 45% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको यूज कोड करना है सौरभ। ठीक है, सभी लोग इसको कोड को इस्तेमाल करेंगे, सौरभ कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का महा प्रैक्टिस बैच। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जैसे कि आप बैंकिंग एलीट, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप बैंक का चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे मॉक्स 2000 से ज़्यादा मॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे 45% का पूरा डिस्काउंट ले सकते हैं। उसी तरह अगर आप बैंक के अभी नए एस्पिरेंट हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी चाहिए, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं, साथ में 2000 से ज़्यादा मॉक मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल इन वन प्लान कहलाता है ऑलिव बोर्ड का, सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। सौरभ कोड से आपको इसमें 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और हर जगह पे आप इतना समझ लो कि कहीं पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो सौरभ कोड से है। कुछ भी आप ले रहे हो, सब जगह पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट सौरभ कोड पे आपको मिलेगा। साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करना मस्ट है इस ग्रुप को, और आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।